myself Mohit Bansal and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स हम 12th चैप्टर कर रहे थे ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी के जो हमने प्रोसेसेस प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनका हम कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकें इन द लार्ज क्वांटिटी। अब वो एप्लीकेशन कौन कौन से जॉनर के अंदर हो सकती है, जैसे कि वो एग्रीकल्चर के अंदर है, मेडिसिन के अंदर है, इंडस्ट्रियल बायोकेमिकल प्रोडक्शन लेवल पे है, जैसे भी है वो सारी चीजें हमने चेकआउट कर ली थी। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमने अगली खास चीज जो पढ़ी थी दैट वाज केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, जिसे कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा था। तो पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी ब्रीफिंग ले ली थी, ब्रीफिंग, एंड सेकंड हमने केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस किया था जिसमें हमने टीआई प्लाज्मिड की टोटल एनाटमी देखी थी। ओके, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, टीआईडीएनए क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जीन, जीन ऑफ विरुलेंस होता है, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन होता है। तो ये सारी चीजें हमने चेकआउट कर ली थी। हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज थी दैट वाज why agrobacterium tumefaciens is called natural genetic engineer, natural genetic engineer। तो इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के अंदर टीआई प्लाज्मिड मिलता है। TI stands for tumor inducing plasmid, with the help of which we can transfer a desired genome, or we can transfer a desired gene into the host genome quite easily without human interference. We can transfer, this bacteria can transfer target gene, या मैं कहूं desired gene, into host cell genome without human effort, without human effort। पहला खास केस। दूसरा, ये कौन से प्लांट्स पे काम करता है? जनरली डाइकॉट्स पे काम करता है। इट नेचुरली कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, सोयाबीन एटसेट्रा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी। टारगेट प्लांट जो मेन रहते हैं दे आर टोबैको, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये चारों जो हैं ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, डाइकॉट कैटेगरी के प्लांट्स पे जनरली ये अटैक करता है। अच्छा, होस्ट के अंदर जीनोम, इसका जो मतलब टीआईडीएनए है वो अपने आप जाके इंसर्ट हो जाता है, वहां पे जाके एक्सप्रेस करता है, इस चीज को इंश्योर करता है जीन ऑफ विरुलेंस। जीन ऑफ विरुलेंस जो इसमें पोजेस्ड होता है दैट कॉजेस ट्रांसफर एंड इंसर्शन ऑफ टारगेट डीएनए, या हम कहें डिजायर्ड जीन, इनटू होस्ट। तो फिर टीआई प्लाज्मिड में टीआई जीन का काम क्या होता है? वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है। वो टारगेट जगह पे जाके क्राउन गॉल्स बनाने का काम कर रहा था, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन को प्रमोट करके। अच्छा, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जो हम लिख सकते हैं अगर ये 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है? बिल्कुल। जनरली जब हम एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन को ट्रांसफॉर्म्ड बना देते हैं, कैसे? उसका टीआई प्लाज्मिड निकाल के उसमें डिजायर्ड जीन डाल के उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा एग्रोबैक्टीरियम में अगर डाल दिया जाए तो एक ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम होगा। इस ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम को क्या सीधा प्लांट के ऊपर छोड़ा जाएगा? नहीं, ये कोई वायरस नहीं है जो प्लांट की सभी सेल्स को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। ये एक लोकलाइज जगह पे अपना इफेक्ट दिखा सकता है। पूरे प्लांट की हर सेल में मेरा जीन हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे प्लांट के अंदर इन्फेक्शन तभी करना पड़ेगा जब वो एक सिंगल सेल स्टेज में था। मैं बात कर रहा हूं या तो जायगोट की या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसे कि हम कैलस कहते हैं। अगर आप टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान ट्रांसफेक्शन या मैं कहूं कि ये जो इन्फेक्शन कर रहे हैं अपने डिजायर्ड सीक्वेंस का थ्रू टीआई प्लाज्मिड, वो अगर आप कैलस कल्चर के ऊपर करें विच इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब उसमें सेल्स अभी डिफाइन नहीं हुए हैं कि कौन सा रेडिकल बनाएगा कौन सा प्लम्यूल बनाएगा, तो हमारे पास पूरे प्लांट की हर सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये कैसे होगा मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से टीआई प्लाज्मिड निकालना है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर आपने डिजायर्ड जीन डालना है। डिजायर्ड जीन ये हो गया क्या, ये हो गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को आपने दोबारा री इंसर्ट कराना है किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस हो गया ट्रांसफॉर्म्ड। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को आपने टिश्यू कल्चर में कैलस के ऊपर छोड़ना है। ओके, इससे कैलस की सेल्स इन्फेक्ट हो जाती हैं, कैलस सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, यानी हर कैलस की हर सेल के अंदर आपका डिजायर्ड जीन जा चुका है, क्योंकि हम जानते हैं ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ये करवा देगा काम। अब अगली चीज, जब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई तो इससे जो न्यू प्लांट बनेगा उसकी हर सेल के अंदर प्लांट हैविंग डिजायर्ड जीन in each and every cell. Okay, this is the whole process which is being conducted by the use of Agrobacterium tumefaciens. तो पहले मैं आपको सबसे पहला बेनिफिट करवा रहा हूं, दैट इज बीटी कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में मैंने बार बार आपको बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर में, बीटी कॉटन का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बीटी कॉटन के अंदर जो बैक्टीरिया यूज किया जा सकता है, जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, दैट इज बैसिलस। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए इसे कैपिटल में लिख रहा हूं, लेकिन आप बायनोमियल के रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। ओके, कई केसेस में यहाँ पे EN लिखा होता है, वो आप चेक कर लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये क्या रोल प्ले करता है, ये एक डिजायर्ड जीन डोनर है, डिजायर्ड जीन डोनर। इसमें से डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया जाता है। ओके, तो ये काम क्या आता है, यूज्ड फॉर, बीटी कॉटन की खासियत क्या होती है, ये एक आर्टिफिशियली, एक नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली इम्यूनाइज्ड प्लांट है। किसका, कॉटन का, अगेंस्ट बॉलवर्म्स। मतलब कपास नरमा की जो सुंडी होती है, जो उसकी लार्वल स्टेज होती है, वो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर होल कर देते हैं और उसका मतलब जो भी मटेरियल होता है उसे खा जाते हैं। इससे क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे पास कमी आ जाती है। तो उन कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट काम करने के लिए हमें बैसिलस thuringiensis से आइसोलेटेड एक डिजायर्ड जीन चाहिए होता है। कारण वो जो जीन है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बॉलवर्म की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, इट विल किल द बॉलवर्म्स। ओके, तो जो सोर्स जीन है जो हमें आइसोलेट करना है, हमें जरा ये चेक करना है सोर्स जीन कौन सा होगा। तो सोर्स जीन हमारे पास है, इट इज क्राई। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी इसे शॉर्ट में लिखेंगे, क्राई 1AC। फर्स्ट वन इज क्राई 1AC। उसके बाद नेक्स्ट इज क्राई 2AB।
और ये दोनों जो जीन है ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? अगेंस्ट वॉल्वम्स। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास जीन है क्राई, फिर से शॉर्ट में लिखेंगे CRY1AB। CRY1AB ये किसके अगेंस्ट काम करता है? अगेंस्ट कॉर्न बोरर्स, अगेंस्ट कॉर्न बोरर्स। कॉर्न्स के अंदर बोर, छोटे छोटे छेद करने का काम करता है। ओके, तो याद रखिएगा जब भी आप जीन लिखते हैं, whenever you will write gene you will use all small letters, but when you will write the product of this gene, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है क्राई प्रोटीन, जिसे हम क्रिस्टल प्रोटीन एज अ कंप्लीट कह देते हैं, क्राई प्रोटीन शॉर्ट में कह देते हैं। whenever you will write protein you will use first capital letter, यानी कि आप लिखेंगे CRY एज स्मॉल, कैपिटल CRY एज प्रोटीन। तो जीन एंड प्रोटीन इस तरीके से लिखे जाते हैं और एग्जाम में ट्रस्ट मी यही आपके मार्क्स डिसाइड करेगा। आपसे पूछा तो गया है जीन, आप अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल वर्ड लिखते जा रहे हैं तो वहां पे आपके नंबर कटते हैं और जनरली ऐसे ही काटे जाते हैं। इंश्योर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे सी सारे छोटे लिखे हैं क्योंकि मैं जीन की बात कर रहा हूं। जब मैं लिखूंगा क्राई प्रोटीन तब मैं सी को कैपिटल लिखूंगा। ओके, तो इस केस में जो वेक्टर यूज हो रहा है ये एक्स्ट्रा था, ये आपके एग्जाम अलर्ट के लिए कर लीजिएगा इसे। इस केस में जो वेक्टर यूज किया गया है, द वेक्टर यूज्ड एज TI प्लाज्मिड, द नेम इज TI प्लाज्मिड। तो चलिए देखते हैं ये पूरा BT कॉटन का केस कैसे रन करेगा। यहां पे मैं आपको डिटेलिंग करवाता हूं, एक डायग्राम बनेगा। इनिशियली मैं कह रहा हूं मेरे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर इसका खुद का न्यूक्लियोइड होगा और इस न्यूक्लियोइड के अंदर मेरा एक काम का जीन पड़ा है जिसे मैं थोड़ा डार्क बना लेता हूं, दैट इज माय क्राई जीन। क्राई में सारा कुछ स्मॉल आएगा, क्राई जीन। ओके, इस क्राई जीन का जो प्रोडक्ट है दैट इज क्रिस्टल प्रोटीन। अब इस टारगेट जीन को निकाल लीजिए, यहां पे टारगेट जीन आ गया, ये रहा, दिस इज माय टारगेट और डिजायर्ड जीन। आई होप दिस थिंग इज फाइन टू यू। उसके बाद में एक और बैक्टीरिया लेना है, इस बार बैक्टीरिया का नाम है Agrobacterium tumefaciens. This right here is Agrobacterium tumefaciens. तो इस Agrobacterium tumefaciens में इसका न्यूक्लियोइड तो होगा लेकिन मुझे न्यूक्लियोइड नहीं देखना, मुझे खास प्लाज्मिड देखना, द नेम इज TI प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट क्या होता है, इसमें से TI प्लाज्मिड निकाल लिया जाता है, TI लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट आप जानते हैं कट वगैरह लगाइएगा और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लाज्मिड रहा और इसमें ये डिजायर्ड जीन आ गया। आई होप कि आपको यहां तक बेटर समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। यह मेरा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज लेवल तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा डालेंगे किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में, क्योंकि ट्रांसफेक्शन करने की कैपेबिलिटी उसमें होती है अच्छा खासा। तो ये रहा उसका खुद का न्यूक्लियोइड और ये मैंने उसमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड दोबारा डाल दिया। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक इनटू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है सेल। ओके, अब इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को
आपने एक मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी आप अच्छा बना लेंगे। आपने कोनिकल फ्लास्क का नाम सुना होगा, जो कि आप यूज़ करते हैं ड्यूरिंग योर टाइट्रेशंस, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस जब भी आप करते हैं तो आप ऐसी कोनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं। नहीं नाम पता तो याद कर लीजिए, आपको फाइनल प्रैक्टिकल में ऐसी चीज़ें आती हैं। ये कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम में मैंने प्लांट सेल ली हुई है। तो यहाँ पे चाहे आप इसे कैलस मान लीजिए कि थोड़ा बहुत डिवीजन हो चुकी है, चलिए मैं यहाँ पे कैलस ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने पहले कैलस कहा था। अगर आप जायगोटिक लेवल पे करेंगे या कोई सोमेटिक सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे वो भी चलेगा। एग्रोबैक्टीरियम को ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ये काम कर देता है। उसमें जीन ऑफ विरुलेंस होते हैं ये काम करवाने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा मुझे। ये लीजिए, कैलस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब आगे क्या है, इस कैलस को जब ग्रो करेंगे तो मेरे पास एक फुल फ्लेज्ड प्लांट बनेगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, ड्राइंग बहुत वीक है मेरी। तो ये एक प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक कॉटन बॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरी कोशिश रहेगी ऐसी। ठीक, ये रहा। ये क्या है, ये है ट्रांसजेनिक प्लांट। इसे ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों कहा, क्योंकि ये कोई ऐसा जीन पोजेस कर रहा है जो इसमें नेचुरली बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर्ड एक जीन है इसके अंदर। ये है कॉटन बॉल जिस पे अटैक करता है कौन, बॉलवर्म। तो सबसे पहले कॉटन बॉल देख के आंखें खिल गई किसकी, यहां पे बनाना पड़ेगा। ये रहा एक बहुत ही खुश बॉलवर्म। बॉलवर्म इतना खुश क्यों है, क्योंकि उसे देखने के लिए कॉटन बॉल मिली जिसपे ये फीड करता है। ओके, ये क्या करेगा, ये जाएगा और इसे ईट करेगा। बॉलवर्म ईट्स प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को बॉलवर्म ने ईट किया। अब अगली चीज क्या खास है, इस प्लांट की हर सेल के अंदर जीन एक्सप्रेस हो रखा था, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट था दैट वाज अ प्रोटॉक्सिन, यानी कि एक इनएक्टिव टॉक्सिन जो प्लांट सेल्स को हार्म नहीं कर रहा है, या मैं कहूं प्लांट को हार्म नहीं कर रहा है। प्रोटॉक्सिन ऑफ क्राई, सारे स्मॉल वर्ड लिखे हैं मैंने। क्राई जीन इज रिलीज्ड इन द बॉडी, या मैं कहूं इन द गट ऑफ बॉलवर्म। पेट बिगड़ गया बेचारे का साथ ही साथ ही, ये क्या अंदर आ गया। अब ये प्रोटीन जो क्रिस्टल प्रोटीन है, या मैं कहूं क्राई प्रोटीन है, ये अभी इनएक्टिव है। लेकिन अभी मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोटॉक्सिन इज स्टिल इनएक्टिव। लेकिन गट की जो पीएच है वो क्या करती है, इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिव कर देती है। गट पीएच की वजह से प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट, ओके। अब प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हुआ तो अगला इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जो प्रोटॉक्सिन है इसकी वजह से इसकी इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। द क्राई प्रोटीन, देखिए अब मैंने सी कैपिटल लिखा है। द क्राई प्रोटीन विच इज बीन एक्टिवेटेड, इट क्रिएट्स होल्स in the gut या in the intestine of worm। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट होता है इनके केस में। इंटेस्टाइन ऑफ वर्म। चलिए, वर्म के इंटेस्टाइन में अगर होल्स हो गए तो उसका अगला आउटकम क्या निकलेगा, ये एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम के अंदर छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल टॉक्सिन ने करवाए हैं। इससे देखिए ये मरा पड़ा। ओके, वर्म डाइज, मरेगा ही।
कारण इसने ऐसा प्लांट कंज्यूम किया है जिसमें कि क्रिस्टल प्रोटीन था जो कि हार्मफुल था। अच्छा, ये क्रिस्टल प्रोटीन बनता इनएक्टिव स्टेट में है, लेकिन बाद में गट की पीएच जो है वो इसे एक्टिवेट कर देती है। सो दिस वाज द होल केस ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के केस ने हमारा काफी टाइम और काफी पेज एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जीन साइलेंसिंग और साथ में जो छोटे मोटे केस होते हैं जैसे गोल्डन राइस का केस है, फ्लेवर सेवर टोमेटो का केस है, हम वो सारी चीजें कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।